क्या आपको पता है कि अमेरिका ने अपने ही कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में अपने ही लोगों को एलएसडी और हेरोइन जैसे ड्रग्स देकर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। या क्या आपको ये पता है कि अमेरिका ने अपने ही सोल्जर्स को एक रेडियो एक्टिव आइलैंड पर भेज दिया था उन्हें बिना बताए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अमेरिका के कुछ गिनौने राजों के बारे में। दिस इज सरफराज निसार राजपूत वेलकमिंग यू इन द लाइट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आज की हमारी टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 5 पे बात की जाएगी अमेरिका की जानिब से मार्शल आइलैंड्स पे किए जाने वाले खतरनाक न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। मार्शल आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में हवाई और फिलीपींस के बीच में वाक़ है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन आइलैंड्स पर जापान ने कब्जा कर लिया था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ही अमेरिका ने दूसरे सभी जापान कंट्रोल्ड आइलैंड्स की तरह मार्शल आइलैंड्स को भी अपनी तहवील में ले लिया था। उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि नाउ दे आर एटलीस्ट इन बेटर हैंड्स, मगर उस वक्त लोगों को क्या पता था कि अमेरिका ही इन आइलैंड्स की तबाही की वजह बनेगा। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एडवांस वेपन्स बनाने की दौड़ लगी हुई थी। इसी दौड़ का एक हिस्सा था न्यूक्लियर वेपन्स, मगर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं आइलैंड्स को हुआ। अमेरिका ने इन आइलैंड्स पर तकरीबन 67 टेस्ट कंडक्ट किए थे 1946 से लेकर 1958 तक, जिनकी वजह से ये आइलैंड्स नाकाबिले बर्दाश्त हद तक रेडियो एक्टिव हो गए, जिसका नुकसान वहाँ की वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वहाँ के लोकल लोगों को हुआ, जिनको इन आइलैंड से निकाल बाहर फेंक दिया गया। इन टेस्ट में से सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन टेस्ट था कैसल ब्रावो। इस टेस्ट की एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेशन से 3 गुना ज्यादा हुई थी, यानी तबाही भी 3 गुना ज्यादा। इस एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव पाउडर मुसलसल 10 घंटों तक इन आइलैंड्स पर बरसता रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों मार्शलीज रेडिएशन से एक्सपोज हो गए, यानी अब उनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आम हो गई। रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज है, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि रेडिएशन से एक्सपोज होने वाले इंसानों की नस्लें भी डिफेक्टेड या फिर एबनॉर्मल पैदा होती है। वही मार्शलीज के साथ भी हुआ। इनके यहाँ भी डिफेक्टेड, एबनॉर्मल या फिर कुछ बच्चों में तो बाय बर्थ ही कैंसर जैसी बीमारियां पाई गई ना। ये राज दबाए रखने के लिए अमेरिका ने अपने ही सोल्जर्स को उनके कंसेंट के बिना इस खतरनाक आइलैंड पर भेज दिया था, वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की सफाई के लिए। इन सोल्जर्स ने भी यहाँ पर काफी टाइम गुजारा, जिसकी वजह से वो भी रेडिएशन से अच्छे खासे एक्सपोज हो चुके थे। कुछ सोल्जर्स की जानिब से तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि उनके साथ साथ इस आइलैंड से जाने के बाद जो उनके बच्चे हुए उन्हें भी रिप्रिकॉशंस का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चों में तो बाय बर्थ ही कैंसर जैसी बीमारियां पाई गई। ना ही यूएस ने अपने सोल्जर्स को कॉम्पनसेट किया इस खतरनाक मिशन के लिए, और ना ही आज तक मार्शलीज के नुकसान की भरपाई हो सकी। आज दहाइयों के बाद भी मार्शलीज अपने एंसेस्ट्रल लैंड से दूर हैं। नंबर 4 पे आते हैं CIA के अपने ओपोनेंट्स को असैसिनेट करने के मंसूबे। CIA के असैसिनेशन प्लॉट्स की अगर बात की जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आएगा फिडेल कैस्ट्रो का। ये शायद सबसे ज़्यादा टारगेटेड इंडिविजुअल थे CIA की जानिब से। इनको मारने के कई प्लान्स बनाए गए, जैसे कि इनकी फेवरेट सिगार को पॉइजन कर देना। इस प्लान को इम्प्लीमेंट भी किया गया था और ये सिगार्स डीलर तक भी पहुंची थी, मगर फिडेल कैस्ट्रो ने इन सिगार्स को कभी नोश नहीं किया। CIA का एक और प्लान था फिडेल कैस्ट्रो को असैसिनेट करने के लिए इनके खाने में जहर मिला देना। इस प्लान को काफ़ी मर्तबा इम्प्लीमेंट किया गया, पर हर मर्तबा फेलियर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इस प्लान को अबेंडन कर दिया गया। यहाँ तक कि कैस्ट्रो को असैसिनेट करने के लिए सीशेल में भी बॉम्ब इम्प्लांट करने का प्लॉट प्रपोज किया गया था, मगर इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से कभी इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया गया,
क्यूबन डिक्टेटर और यूएसए के बीच में कितनी टसल थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक प्लान प्रपोज किया गया था फिदल कैस्ट्रो की दाढ़ी गिराने के लिए। इस प्लान में कैस्ट्रो के शूज में एक केमिकल डाला जाना था जो कि उनके पाँव की स्किन के जरिए एब्जॉर्ब होकर पूरे जिस्म में फैल जाता, मगर ये प्लान भी कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। कैस्ट्रो की तरह पैट्रिक लुमुम्बा जो कि प्रो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे कोंगो के, उन्हें असैसिनेट करने के लिए भी काफ़ी प्लान्स प्रपोज किए गए और उनमें से एक था उनके टूथब्रश को जहर आलूद करने का। मगर ये अलग बात है कि कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया था एज पर दी डॉक्यूमेंट्स। स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि बाद में लुमुम्बा को जो असैसिनेट किया गया था उनके ओपोनेंट्स की जानिब से, उसमें भी CIA का हाथ था। ये एलिगेशंस पहली मर्तबा नहीं लगाए जा रहे थे, बल्कि सद्दाम हुसैन और लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफी की असैसिनेशन के पीछे भी CIA की इन्वॉल्वमेंट ही बताई जाती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे USA की ब्रूटल बम्बारमेंट की लाओस के ऊपर। लाओस दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग किए जाने वाला मुल्क है अपनी आबादी के मुताबिक। इस बॉम्बिंग का स्केल क्या था, आइए मैं आपको बताता हूँ। लाओस एशिया की एक कंट्री है जो कि वियतनाम का नेबर है। अमेरिका की वियतनाम वॉर मेनली कम्युनिज्म के खिलाफ थी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाओस में भी पाई जाती थी। कहा यह जाता है कि लाओस में एक सप्लाई चेन के जरिए वियतनाम के कम्युनिस्ट को फर्टिलाइज किया जा रहा था और अमेरिका का डर यही था कि इस सप्लाई चेन की वजह से अमेरिका को किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो उन्होंने इस सप्लाई चेन और कम्युनिज्म को लाओस में से खत्म करने के लिए मैसिव बम्बारमेंट शुरू कर दी। ओवर द पीरियड ऑफ वॉर अमेरिका ने लाओस में 2 मिलियन टन्स की बॉम्बिंग की थी। अल जजीरा के एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकन एयरफोर्स हर 8 मिनट के गैप में बॉम्बिंग करती थी लाओस में 24 घंटे, और ये बॉम्बिंग 8 सालों तक चली थी। इस बॉम्बिंग की एक्सप्लोजन्स के नतीजे में तकरीबन 50,000 लाओस सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका के तकरीबन 30% बॉम्ब्स अनएक्सप्लोडेड रहे, जिन्होंने बाद में चलकर तकरीबन 20,000 लोगों की जानें निकली। ये बम्बारमेंट कितनी इमेंस और ब्रूटल थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ने 190 मिलियन US$ तो सिर्फ इस बम्बारमेंट के रेक को हटाने के लिए एलोकेट किए थे। अमेरिका ने वियतनाम में भी घिनौने किस्म के ह्यूमन राइट एब्यूजेस कमिट किए हैं और इन्हीं एब्यूजेस का एक हिस्सा था ऑपरेशन फिनिक्स। इस ऑपरेशन में PRU नामी स्पेशल यूनिट्स बनाए गए थे जिन्हें CIA की जानिब से ट्रेन किया गया था। इन स्पेशल ग्रुप्स का काम था कम्युनिस्ट एरिया में ऑपरेशंस कैरी करना। इन ऑपरेशंस में ये ग्रुप दरिंदगी के हर हरबे इस्तेमाल किया करते थे। असैसिनेशंस, सैबोटाज, कैप्चर्स और रेप्स, हर किस्म के क्राइम्स इन ग्रुप्स की जानिब से कमिट किए गए थे। लोगों का ये कहना था कि अगर इन ग्रुप्स को फैमिली के किसी एक मेंबर पर प्रो कम्युनिस्ट होने का शक हुआ करता तो ये पूरी की पूरी फैमिली को ही मार दिया करते थे, जस्ट टू बी सेफर। दैट्स वाई इन्हें सिविलियन असैसिनेशन स्क्वाड कहा जाता था। कई रिपोर्ट्स में इन ग्रुप्स पर कैदियों को रेगुलरली टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और इन्हीं में से एक ब्रूटल वाकया था एक कैदी का। उस कैदी के कान में 6 इंचेस लंबी डाउल घुसा दी गई उसके दिमाग तक, जिससे उसका दिमाग डैमेज हो गया और इवेंचुअली ही वाज डेड। नंबर 2 पर आज हम बात करेंगे अमेरिका के इनफेमस ब्रेन कंट्रोलिंग प्रोग्राम MK अल्ट्रा का। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1953 में और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अमेरिकन एजेंसीज को शक था कि सोवियत यूनियन ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक डेवलप कर ली है जिससे कि वो लोगों के दिमागों को कंट्रोल कर सके। इस प्रोग्राम के ज़रिए CIA कुछ ऐसे प्रोसीजर्स या फिर ड्रग्स आइडेंटिफाई करना चाहती थी जिससे कि लोगों के दिमागों को कमज़ोर किया जा सके, ब्रेन वॉश किया जा सके या फिर कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में जो प्रोसीजर्स इस्तेमाल किए गए थे वो इमेंसली बिजार थे। LSD जैसे ड्रग्स से लेकर केमिकल्स, इलेक्ट्रोशॉक्स, हिप्नोसिस, आइसोलेशन और सेक्सुअल अब्यूज जैसे कई हथकंडे अपनाए जाते थे बिना सब्जेक्ट के कंसेंट के, जिससे सब्जेक्ट की मेंटल स्टेट को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में LSD जैसे ड्रग्स को खरीदने के लिए ही $2,40,000 स्पेंड किए गए थे।
हैरत की बात तो ये है कि अमेरिका ने अपने ही मुल्क के 80 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में इस प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए थे, इंक्लूडिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इवन इट्स ऑन मिलिट्री। अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना एम्बिशियस था, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका से बाहर भी जापान और फिलीपींस में कई डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे, जिनमें इंसानों को बिना उनके कंसेंट के लाया जाता और उन पे तरह तरह के इल्लीगल और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते। इस प्रोजेक्ट के कई ऐसे राज भी होंगे जो कि आज तक मंजर आम पर नहीं आए, क्योंकि जब इस प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएस कांग्रेस ने चर्च कमेटी और रॉकेफेलर कमीशन बिठाई थी, तब उस वक्त के CIA डायरेक्टर ने इस प्रोग्राम की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था, जिनमें आई थिंक तकरीबन आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का सफाया हो चुका था और बाकी जो बच जाने वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनसे हमें ये मालूमात मिली। और फाइनली नंबर 1 पे आते हैं इराक लॉग्स। ये डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स के मशहूर जूलियन असैंज की जानिब से लीक किए गए थे। इन डॉक्यूमेंट्स से हमें अमेरिका की जानिब से इराक में कमिट किए जाने वाले बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का पता चला। इन लॉग्स से हमें पता लगा कि कैसे अमेरिका ने मजलूम और निहत्ते हजारों इराकियों को बिला वजह कत्ल किया, और इन्हीं दर्दनाक वाक़यों में से एक वाक़या था चेक पॉइंट्स किलिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन 700 लोगों को अमेरिकन ट्रूप्स ने अपनी चेक पॉइंट्स के करीब आने पर गोलियों से भून दिया, जिनमें मेंटली इल और प्रेग्नेंट वुमेन्स भी शामिल थी। तकरीबन 6 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए थे जिसमें इराकी मर्द अपने घर के प्रेग्नेंट फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल्स लेकर जा रहे थे। कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें अमेरिकन एजेंसीज या अमेरिकन ट्रूप्स ने निहत्ते और मजलूम इराकियों को बिला वजह मार डाला। एक विटनेस ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि IED की स्ट्राइक के बाद ब्लैक वाटर, जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, उनके कुछ एम्प्लॉयज को देखा गया अंधाधुंध फायरिंग करते हुए। और इसी आर्टिकल में एक दूसरा वाकया मेंशन किया गया है जो कि 14 मई 2005 को हुआ था, जिसमें ब्लैक वाटर के कुछ एम्प्लॉयज ने एक सिविलियन कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कार में बैठा शख्स जाँ बहक हो गया और उसकी बीवी और बेटी जख्मी हो गई। इस वॉर में अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर प्रिजनर्स को इराकी वुल्फ ब्रिज नामी एक यूनिट को दे देने के इल्जाम थे, और ये यूनिट जाना जाता था प्रिजनर्स को टॉर्चर और सस्पिशन के बिना पर एग्जीक्यूट करने के लिए। इन लॉग्स में मजीद ये इंकशाफ किया गया कि यूएस हजारों ऐसे केसेस जिनमें रेप, टॉर्चर और इवन मर्डर्स के केसेस भी शामिल है, उनको इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम रहा, या फिर यूएस की कभी विल ही नहीं थी इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। ये इल्जाम उन लोगों पर लगाए जा रहे थे जो कि अमेरिका के साथ मिलकर इस जंग में लड़ रहे थे। इन लॉग्स में मजीद बताया गया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने रॉयटर्स के 2 जर्नलिस्ट को सिर्फ शक की बिना पर हेलीकॉप्टर के जरिए फायरिंग करके मार दिया था। और ऐसा ही दूसरा वाकया इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जब कुछ इराकी इंसर्जेंट्स ने अमेरिकन ट्रूप्स के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद भी उन्हें हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके मार दिया गया। और मजीद हमें पता चलता है कि अमेरिका के बताए गए डेथ टोल से 15,000 ज्यादा लोग मारे गए थे इस जंग में। टोटल मरने वालों की तादाद इस वॉर में 1,12,000 है। और कुछ अमवात को तो अमेरिका ने एनिमी कैजुअलिटीज क्लासिफाई कर दिया था, यानी कि कुछ सिविलियंस को तो दुश्मन ही करार दे दिया था। और इनमें रॉयटर्स के वो 2 जर्नलिस्ट भी शामिल थे जिनकी बात मैंने पहले की। इन्हें भी अमेरिका ने एनिमी क्लासिफाई किया हुआ था अपने डॉक्यूमेंट्स में। और यूं अमेरिका ने एक और मुल्क को, जो कि बेहतर था भले डिक्टेटरशिप के अंडर ही सही, उसे अमेरिका ने जहन्नुम बना दिया। इसके अलावा लीबिया और दूसरी कई कंट्रीज का भी अमेरिका ने यही हाल किया। उन मुल्कों के आम शहरियों की जिंदगी में सालों लंबी जंगें छोड़कर चले गए। उन लोगों के लिए एक के बाद एक अपने प्यारों के जनाजे उठाने का काम छोड़कर चले गए, मगर अमेरिका से इन ब्रुटैलिटीज के लिए सवाल पूछने वाला कोई नहीं, इनको कटहरे में लाने वाला कोई नहीं। और यही हमें वेस्ट और यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े बड़े इदारों के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेकर ऊंचे ऊंचे दावे फेल होते नजर आते हैं।
और यहीं हमें वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे बड़े बड़े इदारों की हिपोक्रेसी नजर आती है। मगर इस अंधेरे में उम्मीद की किरण अमेरिका की हेजेमनी टूटते हुए देखने में नजर आई है। अमेरिका के गिरते हुए असर रसूख को देखते हुए और चाइना, रशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज को ऊपर आते देखते हुए ये बात जहन में आती है कि हो सकता है आने वाले मुस्तकबिल में ताकत के मराकिज एक से ज्यादा हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है मजीद ऐसी वीडियोस बनाने की, क्योंकि भले ही आपको ये वीडियोस सिंपल सी दिखती होंगी पर इन वीडियोस के पीछे रिसर्च से लेके स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग तक घंटों बल्कि दिनों की मेहनत है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।